हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी शिक्षा। और हम लोग पहुंच जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय कोर्स, दैट इज लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। और बिफोर गोइंग फर्दर, आगे जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास कि प्लीज़, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, अगर आपको लगता है कि मैं आपके स्टडीज़ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लासेस में या पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था मेंटेनेंस प्रोसेस, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि प्रोसेस 1, जैसे कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब लाइफ के सिंपल प्रोसेसेस है, लाइफ के प्रोसेसेस हैं जिसको फॉलो करके कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम लोगों ने न्यूट्रिशन का सिंपल डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, और ये भी देखा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इंटायर प्लैनेट के ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं वो आइदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं या फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हम लोगों ने डिफरेंसेस भी देखा था, क्या बेसिक डिफरेंसेस होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके के ऑर्गेनिज्म करते हैं और वो कितने तरीके के हो सकते हैं। लाइक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट जो न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और एक बेसिक, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने एक छोटा सा डिटेलिंग लिया था। ये हम लोगों ने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स केमिकल कंबाइन करके या केमिकली हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें कि सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल को बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और वाटर, और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ होता है, ये हम लोगों ने जाना था लास्ट वीडियो में। ठीक है, कुछ इवेंट्स थे, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन, ये सब इवेंट्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस को फॉलो करते थे। कहाँ होता था, प्लांट्स में लीव्स में सेल में प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट में हमारा ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लीफ, ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेलिंग किया था। इसमें अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस का देखा था, इन दोनों के फंक्शंस क्या थे और क्लोरोप्लास्ट कहां पर थे, इन सबों को हम लोगों ने देखा था। स्टोमेटा, और स्टोमेटा के साथ साथ हम लोगों ने गार्ड सेल का फंक्शंस देखा था कि किस तरीके से टर्जिड होकर के वो ओपन हो जाता है स्टोमा और ऑक्सीजन या गैसियस एक्सचेंज को करता है। कुछ रॉ मटेरियल्स भी हम लोगों ने देखा था, जैसे सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मिनरल, ये सब जरूरत था हम लोगों के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोगों ने देखा था, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये हम लोगों ने हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा था कि ये सब क्या होता है, कुछ डिटेलिंग लिया था हम लोगों ने। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि हार्बीवोरस एनिमल में ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, कार्निवोर कौन होते हैं, ओमनीवोर कौन होते हैं, और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेसिस पर हम लोगों ने डिस्टिंग्विश किया था डाइजेशन को, कि डाइजेशन यूनिसेलुलर में किस तरीके से होता है और मल्टी सेलुलर में किस तरीके से होता है। ये हम लोग अभी जाने नहीं थे, बट इस वीडियो में हम लोग ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से डाइजेशन होता है ये हम लोग बेसिकली जानेंगे। एमीबा, ये यूनिसेलुलर का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, और ये देखा था कि 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सबको फॉलो करके ये अपना एनर्जी नीड को कंप्लीट करता है या एनर्जी नीड को फुलफिल करता है। डिटेल में हम लोगों ने जाना था कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन क्या होता है। अब हम लोग आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है डाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये इसके लिए आप मेरा जो
पहला कोर्स है सेल साइटोलॉजी, उसके बारे में आप वो जरूर फॉलो कीजिए, उसमें डिटेल में दिया हुआ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। बट फिलहाल मैं एक छोटा सा डिटेल दे देता हूं सो दैट कि आपको इस वीडियो में किसी तरह का चीज समझने में दिक्कत नहीं हो। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि सिंगल सेल से बना हुआ रहता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि ढेर सारे सेल से बना हुआ रहता है। इट हार्डली मैटर्स कि सेल एक टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं या 50 टाइप के हैं, ठीक है। तो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट कि हम लोग बेटर अंडरस्टूड कर सकें, बस अच्छे तरीके से समझ सकें कि डाइजेशन प्रोसेस कहां होता है, कैसे होता है, और पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। बट बिफोर गोइंग फर्दर एक चीज मैं आपको जरूर रिमाइंड कराना चाहूंगा, बताना चाहूंगा दोस्त फ्रेंड्स कि मैंने ये जो कोर्स किया है या मैंने ये जो कोर्स बनाया है, जो वीडियो बनाया है, तो बेसिकली हर एक स्टूडेंट को फॉलो करके या हर एक स्टूडेंट के नीड को ध्यान में रख करके बनाया। जैसे सीबीएसई को फॉलो करने वाले 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सबों को ये पूरा का पूरा लाइव प्रोसेस जो मेरा कोर्स है वो पूरा का पूरा फॉलो कर सकते हैं। बट डाइजेशन प्रोसेस जो आईसीएसई के कोर्स को फॉलो करते हैं वो लोग जो 9th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड में ये डाइजेशन का या मल्टी सेलुलर का पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो बेसिकली जो 9th स्टैंडर्ड आईसीएसई में है और 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई को फॉलो करने वाले स्टूडेंट है वो दोनों इसको इक्वली फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो खैर ये मेरा पूरा का पूरा जितना भी कोर्स है वो सारा का सारा फॉलो कर सकते हैं। वो सारा कोर्स कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन के लिए हेल्प। हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले सेल, जो हमारा ऑर्गन है, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी हम लोगों ने एग्जांपल ही लिया ह्यूमन बीइंग को, तो ढेर सारा सेल को मिला करके टिश्यू बनता है, और ढेर सारे टिश्यू या डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को मिला करके ऑर्गन बना हुआ रहता है, और ढेर सारे ऑर्गन को मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला करके पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी होता है। तो बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल यूनिट अगेन जो आ गया वो सेल आ गया। सो all the animals or multicellular organism have a digestive system by which they digest the food and send to each cell, where food is then further synthesized and energy is then released by each cell. मैंने शुरुआत के वीडियो में आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि जो एनिमल्स हैं या जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली किसी तरीके के एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकते। हम लोग डायरेक्टली सन से एनर्जी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग एनर्जी नीड को कहां से पूरा करते हैं? वो पूरा करते हैं किसी न किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर में, या फिर ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स। तो बेसिकली हम लोग डिपेंडेंट किस पे रहते हैं? प्लांट्स पे। इवन जो प्लांट्स अपने मटेरियल को बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मान लीजिए कि एक एप्पल है। एप्पल को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्यों कहते हैं? एप्पल को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल या बहुत सारी चीजों से बना हुआ रहता है। जैसे वाटर, एक एप्पल में वाटर रहेगा, विटामिन्स रहेगा, ठीक है, मिनरल्स रहेगा, शुगर रहेगा, फाइबर रहेगा, सम फाइबर रहता है, प्रोटीन भी रहता है। तो इस तरह का बहुत सारा चीज को मिला करके एक एप्पल बनता है। हमें दिखता है एप्पल बड़ा सिंपल है, लेकिन एप्पल एक्चुअली में सिंपल नहीं रहता। ये बहुत सारी चीजों को मिला करके बना हुआ रहता है। अब हमारा शरीर जो रहता है, जो हमारा शरीर है या ह्यूमन शरीर है, वो ये सारा का सारा डायरेक्टली किसी भी चीज से मतलब एक एप्पल से एनर्जी नहीं ले सकता है। तो वो क्या करता है कि हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है जिसको कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम इस फूड को या इस एप्पल को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद में इन सबों को अलग अलग कर देता है, जिसको कि हमारा ईच सेल डाइजेस्ट करता है या उससे एनर्जी लेता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसा है, और कौन सा पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा काम करता है। तो एक बार ओवरऑल ले लेते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये ओवरऑल आपके दिमाग में अगर रहेगा तो आपको समझने में
या फिर उसके वर्किंग को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। जैसे एक एक करके अगर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो एक बार ये होगा और आपको मतलब एट द एंड ऑफ द वीडियो या एट द एंड ऑफ द क्लास आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ मतलब कौन सा क्या काम कर रहा है। तो एक बार ओवरऑल लेते हैं, फिर उसके बाद सेपरेट सेपरेट हम लोग सारे सिस्टम्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा माउथ है। माउथ के अंदर में टंग होता है, टीथ होता है और कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को ग्लैंड्स के बारे में नहीं बताया है और अभी तक मैंने वो वाला कोर्स भी अपलोड नहीं किया है जो कि बेसिकली जो रिलेटेड करता है ग्लैंड्स से, ठीक है, लाइक एंडोक्राइन सिस्टम। ये मैंने आप लोगों को का वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसीलिए सॉरी, ये एंडोक्राइन सिस्टम, ये वाला पार्ट मैंने अभी तक में कोई कोर्स नहीं दिया है, तो वो वाला कोर्स भी मैं अपलोड करूंगा। बट ये पार्ट को समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सो दैट कि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो कि कुछ ना कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। पार्ट्स कहने का मतलब होता है ऑर्गन, ऑर्गन्स। हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा ऑर्गन होता है जो किसी ना किसी तरह के केमिकल को रिलीज करता है, ठीक है, केमिकल को रिलीज करता है। अब कोई भी ऑर्गन अगर किसी भी तरीके के केमिकल को रिलीज करता है तो उस तरीके के ऑर्गन को बेसिकली हम लोग कहते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये जो केमिकल है वो आइदर रिलीज करेगा हार्मोन्स या फिर रिलीज करेगा एंजाइम्स। एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स का अलग अलग काम होता है। हार्मोन्स बेसिकली हमारे शरीर के बहुत सारे अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो कि बेसिकली रिलेटेड हमारे नर्वस सिस्टम से है या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम से है। जब हम लोग वो सब पढ़ने लगेंगे तो हम लोग हार्मोन्स के बारे में जरूर पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम लोगों का काम है इससे, ये है एंजाइम्स। तो इस तरीके का एंजाइम्स मतलब एंजाइम्स रिलीज करने वाला जो ग्लैंड्स होगा उसके बारे में जनरली हम लोग डील करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी ऑर्गन अगर किसी भी तरीके के केमिकल को रिलीज करता है तो उसको हम कहते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। और ग्लैंड्स के कितने टाइप हैं ये हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, कौन क्या करता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम लोग एंजाइम्स रिलीजिंग ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो माउथ आ जाते हैं यहां पर, पहला पार्ट है माउथ। माउथ में 3 ग्लैंड्स होते हैं, सबमैंडिबल, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड। ये ग्लैंड्स है जो कि माउथ से रिलेटेड है। टीथ जो माउथ से रिलेटेड है, टंग जो कि माउथ से रिलेटेड है। सेपरेट सेपरेट हम लोग जानेंगे कि किसका क्या काम होता है। स्टमक, स्टमक का क्या काम है, वो कौन कौन सा काम करता है और कौन कौन सा केमिकल को रिलीज करता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आते हैं लिवर। लिवर एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। ये लोग कुछ कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। और ये जो केमिकल रिलीज करते हैं ये रिलेटेड है डाइजेशन से, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड से। इसी वजह से हम लोग लिवर और पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडनम 3 पार्ट में डिविजिबल है, दैट इज डियोडनम, जियोजनम एंड इलियम। उसके बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। अब पूरा का पूरा माउथ से लेकर के नीचे जब तक कि लार्ज इंटेस्टाइन खत्म नहीं होता है वहां तक में एक पाइपिंग सिस्टम बना हुआ है। इस पाइपिंग सिस्टम को माउथ से एनस तक का जो पाइपिंग सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, EC, एलिमेंट्री कैनाल हम लोग कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और डिटेल वे में पढ़ते हैं। फिगर, ये फोटोग्राफ से थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। ये वाला जो पार्ट है बेसिकली हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि कहां कहां पर डाइजेशन हो रहा है और कहां कहां पर क्या हो रहा है। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट, फिर यहां से यहां तक का पार्ट, तो ये भी मैं बता दूंगा। बट फिलहाल एक डायग्राम से आप ओवरव्यू ले लीजिए कि सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ये माउथ है, यहां पर पैरोटिड, सबलिंगुअल और मैंडिबल,
ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स है। ये वाला जो पार्ट है ये ग्लैंड्स है, ये सबमेंडिबल है और ये पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पाइप है, इसको हम कहते हैं एसोफेगस। ये एसोफेगस है जो कि कनेक्टेड रहता है स्टमक से। ये वाला पार्ट हमारा स्टमक है, ये वाला पार्ट हमारा लिवर है, ये वाला पार्ट हमारा गॉल ब्लैडर है। उसके बाद इंटेस्टाइन के बाद में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में वो कनेक्टेड रहता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में हम एनस है। तो हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे 4 पार्ट में। पहला कि डाइजेशन जो कि माउथ में होता है, उसके बाद फिर डाइजेशन जो कि स्टमक में होता है, फिर उसके बाद डाइजेशन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और उसके बाद फिर डाइजेशन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मतलब हालांकि डाइजेशन होता नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन ही होता है, बट द थिंग इज कि वर्किंग के हिसाब से हम लोग माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से 4 पार्ट में पढ़ेंगे, और 4 पार्ट पढ़ने के बाद में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार ओवरव्यू लेंगे, एनालाइज करेंगे। चलिए, तो ये हम लोगों का 4 पार्ट है जो कि यहां पर मैंने दे रखा है कि डाइजेशन हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे कि डाइजेशन इन माउथ, माउथ में टंग एंड टीथ क्या करते हैं या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और वो क्या रिलीज करते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और वो क्या काम करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डाइजेशन इन स्टमक पढ़ेंगे, और उसमें जो रिलेटेड एंजाइम्स हैं जो कि खाने को या फूड को डाइजेस्ट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कि डेओडनम वाले पार्ट में क्या होता है, फिर जियोजनम वाले पार्ट में, जेजुनम वाले पार्ट में क्या होता है, फिर पेंक्रियाज और एंजाइम का रोल क्या है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, और लास्ट में डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा माउथ का पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ये पूरा का पूरा ओपन माउथ है, आप देख सकते हैं, आपका भी माउथ ऐसा ही होगा लगभग। आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन शीशे के सामने जाकर अगर आप मुंह खोल लीजिएगा इस तरह का, तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये आपका टंग है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनके टंग इतने बड़े होते हैं कि वो खुद देख सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसे है, बहुत सारे लोग हैं। तो माउथ के अंदर में होता है टीथ, उसके बाद होता है टंग, और उसके बाद फिर होते हैं ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स? पहला ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और यही 3 ग्लैंड मिल करके एक एंजाइम को रिलीज करते हैं। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज करते हैं, जो बेसिकली जिसका नाम है टाइलिन। ठीक है, ये हम लोगों का एंजाइम नेम है। मतलब कि ये तीनों मिलकर के ये टाइलिन को रिलीज करते हैं। ओके, चलिए, अब सबसे पहले आते हैं टीथ। टीथ का काम होता क्या है? दांत का सभी लोग जानते हैं कि टीथ भैया काटने के काम आता है, जनरली टीथ काटता है। ठीक है, बट हमारे शरीर में ये एक्चुअली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि शार्क है, शार्क के दांत हमेशा उगते रहते हैं। ठीक है, हमारे दांत वैसे उगते नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ 2 टाइम ही उगते हैं। एक जो मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि दूध के दांत जनरली कहा जाता है, और एक परमानेंट टीथ होते हैं, तरीके के होते हैं। पहले इंसीजर, दूसरे कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। एक डेंटल फॉर्मूला भी होता है फ्रेंड्स, जिससे कि आप टीथ के बारे में पता कर सके, बट यहाँ पर हम लोग उतने डिटेल वे में नहीं जा रहे हैं। और डेंटल फॉर्मूला और टीथ के बारे में मैं एक अलग से वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा किसी समय में। बट फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि ये जो टीथ्स हैं उसमें इंसीजर ये फूड को काटने के लिए यूज़ होता है। जैसे ये सामने वाला जो पार्ट है इंसीजर कहलाता है, और ये वाला जो टीथ होता है ये कट करने के लिए, फूड को कट करने के लिए यूज होता है। आपको भी अगर खाने के लिए कुछ दिया जाए, केक या एप्पल दिया जाए, तो आप सामने वाले दांत से, मतलब इंसीजर वाले से उसे कट करते हैं। फिर उसके बाद फिर कैनाइन,
जैसे अगर मान लीजिए कि आपको अगर शुगर केन या ईख जिसे कहते हैं हिंदी में, उसे अगर आप छीलना चाहें तो आप वो कॉर्नर वाला जो दांत होता है जिससे कि टीयर कर सके उसके छिलके को, तो उस तरीके के जो दांत होते हैं जो कि फूड को टीयर करने के लिए या चीरने फाड़ने के लिए उसको यूज करते हैं उस टीथ को, वो सब कहलाते हैं कैनाइन। उसके बाद जो टीथ होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं जो कि च्यू करने के लिए, चबाने के लिए उस तरीके के दांत यूज करते हैं, जो कि जनरली यहाँ पर इस तरीके के टीथ होते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में मोलर जो कि ग्राइंड करके उसे छोटे से छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर सके, उस तरीके के टीथ जो होते हैं वो मोलर। तो बेसिकली जो हमारा टीथ सिस्टम दिया हुआ है वो फूड को कट करने के लिए और उसके छोटे से छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टंग इज ए हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन। ये हमारा जीव है, ये हमारा जीव जनरली। तो ये इसके अंदर बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स है, मतलब ये एक्चुअली सेंसरी ऑर्गन है, मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन्स है, और यही हमें टेस्ट का डिफरेंसेस बताता है। मतलब फूड का क्या टेस्ट है, वो बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है, क्या है, वो जनरली टीथ हमें बताता है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि भाई टंग का काम क्या है, टेस्ट का पता करना, बट बेसिकली सिर्फ टेस्ट का पता नहीं करता है, बल्कि जब हम लोग च्यू करते हैं, जब उसे चबाते हैं खाने को, तो हमारे मुंह में जितना सलाइवा होता है या सलाइवरी अमाइलेज होता है उसके साथ फूड को मिक्स कर देता है। आप लोगों ने गाय को देखा होगा जो कि जुगाली करते रहती है, जीभ बार बार बाहर निकालते रहती है। आप अगर ध्यान दीजिएगा अपने खाने की वजह से या खाने समय में आप ध्यान दीजिएगा कि भाई मेरा टीथ क्या कर रहा है और टंग क्या कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका टंग आपके टुकड़े किए हुए फूड को मिक्स कर रहा है, किसके साथ, तो अमाइलेज के साथ, या जो एंजाइम रिलीज किया हुआ है मुंह में उसके साथ में वो उसको मिक्स कर रहा है। दैट इज द सेकेंड वर्क ऑफ टंग। ठीक है, अब टेस्ट की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, सॉरी कहां चला गया, हाँ सॉरी, तो ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है ये बिटर, ठीक है, बिटर पार्ट होता है। मतलब कि जो फूड बिटर होता है वो इधर का पार्ट हमें बताता है कि ये बिटर है या फिर तीखा है। सॉल्टी, अगर फूड सॉल्टी होता है तो हमारा ये वाला जो सेंसरी ऑर्गन होता है या यहाँ का जो पार्ट होता है, यहाँ का पार्ट बताता है कि फूड सॉल्टी है या नहीं है। स्वीट अगर पता करना है टेस्ट में, तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये जनरली स्वीटनेस का पता करता है, और ये वाला जो पार्ट है साइड वाला, वो साइड वाला पार्ट खट्टेपन का पता करता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से खाते समय में ध्यान दीजिएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ कौन सा मेरा टंग का कौन सा पार्ट है जो कि एक्टिव है, या उस जगह पर मिठास का एहसास हो रहा है, या फिर तीखापन का एहसास हो रहा है, या सॉल्टी का एहसास हो रहा है। ठीक है, तो जनरली ये टीथ का काम हो गया। अब हम लोग आते हैं बकल कैविटी में। बकल कैविटी बेसिकली ये वाले पार्ट होता है। ये एक ऐसा कैविटी है जिसमें कि फूड हमारा घूमता रहता है, ठीक है, और यहां पर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इस जगह के पार्ट को हम लोग बेसिकली कहते हैं बकल कैविटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई डाइजेशन बकल कैविटी में या माउथ में कैसे करके हो रहा है। फर्स्टली द फूड इज कट, टॉर्न एंड च्यूड बाय द टीथ। द फूड इज मिक्स्ड विद द सलाइवा बट बाय द टंग। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जब फूड हम लोग जैसे ही मुंह के अंदर में डालते हैं, कहानी हमारी शुरू हो जाती है। ठीक है, और फूड दांतों से काटा जाता है, काटने के बाद उसको टीयर किया जाता है, च्यू किया जाता है, और छोटे से छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये काम टीथ का होता है। कन्वर्ट करने के बाद में वही फूड को टंग के द्वारा सलाइवा के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। नाउ इन द बकल कैविटी द सलाइवरी अमाइलेज और सलाइवरी एंजाइम स्टाइलिन इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स सबलिंगुअल, पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर अवेलेबल इन द माउथ। अब माउथ के नीचे में जो मैंने आपको पार्ट बताया था कि यहां पर आपका ये ग्लैंड्स है, जैसे सबलिंगुअल, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर। ये लोग क्या करता है, या ये जो ग्लैंड्स है एक सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज करता है, और ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो एक डक्ट के द्वारा इसमें आ जाता है। जैसे ये टीथ के सामने में ये छोटा सा छेद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर, ये इस जगह पर, सॉरी ये इस जगह पर दिख रहा होगा। ये जो छोटा सा पार्ट है ये एक सलाइवरी डक्ट है, यही ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, और
वो जो ग्लैंड्स है उस ग्लैंड से इस डक्ट के द्वारा सलाइवा अंदर आ जाता है, या फिर वो एंजाइम्स सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन ये इस डक्ट के द्वारा मुंह के अंदर आ जाता है, और टंग क्या करता है उस सलाइवरी अमाइलेज को फूड के साथ अच्छे से मिक्स कर देता है। नाउ द एंजाइम टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोज। अब हमारा जो फूड है जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था जिसमें बहुत सारा चीज है, ठीक है, तो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है उस कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में। बट ये नहीं कि हाँ पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देता है, ये एक पार्शियल चीज है, जितना कर सका उतना कर सका। तो जनरली माल्टोज होता क्या है, माल्टोज एक्चुअली एक माल्टोज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होता है, ठीक है, या ग्लूकोज होता है जनरली। तो आप इतना समझिए कि मुंह में या फिर माउथ में टाइलिन कन्वर्ट हो जाता है, टाइलिन कन्वर्ट करता है स्टार्च को। स्टार्च बेसिकली क्या होता है, स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, सॉरी, इस स्टार्च को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, आप चाहे कार्बोहाइड्रेट बोलिए चाहे स्टार्च बोलिए, अगर आप किसी जगह पर कार्बोहाइड्रेट बोलिएगा कि हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, वो भी करेक्ट है। अगर आप बोलिएगा कि स्टार्च कन्वर्ट करता है माल्टोज, सॉरी टाइलिन कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो एंजाइम है हमारा यही मेन चीज है, ये वाला जो पार्ट है, इसी वजह से मैंने इसको यहां पर लिख रखा है। तो माउथ के अंदर जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है टाइलिन, ये टाइलिन कन्वर्ट करता है स्टार्च को किसमें, माल्टोज में, सॉरी, यस। अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो एंजाइम है ये एंजाइम स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, तो माल्टोज में करता है। ये हुआ माउथ का काम, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि माल्टोज में जब ये डाइजेस्ट हो गया, फूड एक लिक्विड की तरह लगभग बन गया और थोड़ा सा ये हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा फूड का काम होने के बाद में वो क्या होता है कि माउथ से एसोफेगस के द्वारा स्टमक में चले जाता है। एसोफेगस कौन सा क्या था, एसोफेगस एक ऐसा पाइप था, ये एक ऐसा पाइप था जो कि जिसके थ्रू होकर के फूड कहां चले जाता है, तो स्टमक के अंदर में चले जाता है। फ्रॉम माउथ फूड कम्स टू स्टमक वाया अ मस्कुलर वेसल कॉल्ड एसोफेगस। ये एसोफेगस इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फूड कहीं जाएगा नहीं और आगे डाइजेशन नहीं होगा। तो एसोफेगस इसे इनफैक्ट बॉडी में हर एक पार्ट कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन को छोड़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले बकल कैविटी से फेरिंग्स, एक फनेल ऐसे करके फनेल लाइक शेप होता है, ठीक है, और इसी के थ्रू हो करके एसोफेगस में जाता है। इट इज एन स्मॉल it is a small funnel shaped chamber located behind oral cavity और buccal cavity। ये buccal cavity के पीछे में एक funnel like स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, उससे हो करके और उसके बाद फिर मूव करते हुए नीचे जाता है, मतलब स्टमक में जाता है। बट जब ये जाता है तो एक खास मोशन के थ्रू जाता है, मतलब कि वो ऐसे डायरेक्टली नहीं चले जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जैसे कि ये फूड नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ये जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो वहां का मसल्स थोड़ा सा रिलैक्स कर जा रहा है, मतलब थोड़ा सा चौड़ा हो जा रहा है, और उसके बाद फिर नीचे चले जा रहा है। जैसे ही नीचे जा रहा है तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला काम कर रहा है, मतलब यहाँ का जो मसल्स है एक बार फूल रहा है, फिर सिकुड़ रहा है, फिर फूल रहा है। जैसे यहाँ पर ये फूलना शुरू हो गया और यहाँ सिकुड़ना शुरू हो गया। तो इस तरीके के मूवमेंट से जो फूड जाता है, इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन। मतलब फूड एसोफेगस से बकल मतलब फूड माउथ से स्टमक में जाता है थ्रू एसोफेगस बाय अ पेरिस्टाल्टिक मोशन। दिस इज द मूवमेंट ऑफ
food in esophagus by which it moves from pharynx down to stomach with the help of muscular tissue that does contraction and relaxation. ये जो यहाँ का मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है और यही मोशन को हम लोग जनरली कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स यहीं तक, मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियोस में। आगे के लेसन्स में हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ या फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगले पार्ट जो कि स्टमक है उसमें क्या होता है, कौन सा एंजाइम रिलीज होता है और किस तरीके से वो स्टमक से आगे बढ़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है और एंड ऑफ द कोर्स हम लोग एक बार जानेंगे, पूरा का पूरा ओवरव्यू लेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।